नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्ययन का विषय है शुंग काल और सांची। तो सबसे पहले हम शुंग काल के समय में जो राजनीतिक परिवेश है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं और तत्पश्चात हम पढ़ेंगे सांची के बारे में। मौर्यों के बाद का राजनीतिक इतिहास शुंग काल का इतिहास है। जैसा कि आपको विदित है कि मौर्य शासक बाद में असफल रहे और फलतः अंतिम मौर्य बृहदत्त के समय में सेना बिगड़ उठी और सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही उसे मारकर समूचे मध्य देश पर अधिकार कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग का वंश शुंग वंश कहलाया। अपना आधिपत्य जताने के लिए पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए जो हजारों वर्ष से बंद हो गए थे। अफ़गानिस्तान, कापिशी तथा पुष्करावती में और पश्चिमी बंगाल, तक्षशिला तथा सियालकोट में 4 छोटे छोटे यूनानी राज्य कायम हो गए। बलख में एक यूनानी राज्य पहले से चला आ रहा था। इनमें से सियालकोट का शासक मेनंद बौद्ध धर्म का बड़ा पोषक और प्रचारक हुआ। महाराष्ट्र में सातवाहन वंश के सिमुक नामक ब्राह्मण ने अपना राज्य मौर्य युग में ही स्थापित किया था। पीछे से सातवाहनों का राज्य आंध्र प्रदेश पर भी हो गया। तब यह वंश आंध्र वंश भी कहलाने लगा। कलिंग ने अशोक के समय में खोई हुई अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। वहाँ एक क्षत्रिय राज्य लगभग 210 ईस्वी पूर्व में स्थापित हुआ। इस वंश का खारवेल नामक राजा, जो पुष्यमित्र का समकालीन था, बड़ा पराक्रमी हुआ। उसने सातवाहनों को भी अंततः जीत लिया। बलक का यवन राजा देमेत्रिय, या इंग्लिश में उसे डेमेट्रियस कहते हैं, उसने चित्तौड़, माध्यमिका, मथुरा और अयोध्या को जीता और जीतता हुआ पाटलिपुत्र तक पहुंच गया। यह सुनकर खारवेल मगध की ओर बढ़ा। इस समाचार से डिमिट उल्टे पांव भागा और भागते हुए वह खारवेल मगध तक आ गया और पुष्यमित्र को नमित करता हुआ उत्तरापथ का दिग्विजय करके कलिंग लौट गया। दक्षिण में उसने पांड्य तक अपनी प्रभुता फैलाई। तो ये था 188 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी तक के शुंग काल की परिधि में रहे राजनीतिक परिवेश का छोटा सा परिचय। और अब हम बात करते हैं सांची के बारे में। शुंगकालीन मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सांची में देखने को मिलते हैं। इस युग के सबसे प्रधान मूर्तिकला के नमूने सांची के अशोककालीन बड़े स्तूप के चारों दिशाओं वाले तोरण और उसकी परिक्रमा की दोहरी वेदिका है। यह भारी प्रस्तर शिल्प सातवाहनों का बनाया हुआ है तथा शुंग काल के आरंभ या उससे तनिक पहले का जान पड़ता है। उक्त तोरणों में चौपहल खंभे हैं जो 14 फुट ऊंचे हैं। उन पर तेहरी बरेड़ियाँ हैं जो बीच में से तनिक कमानीदार हैं। बडेरियों के ऊपर सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यक्ष और त्रिरत्न, बुद्ध, संघ, धर्म, ये जो है कि बौद्ध संप्रदाय का चिन्ह है, ये आदि बने हुए हैं। समूचे तोरण की ऊंचाई 34 फुट है। इसी से इनकी भव्यता का अनुमान किया जा सकता है।
तोरणों पर चारों ओर बुद्ध की जीवनी और उसके पूर्व जन्म के अनेकों दृश्य बड़ी सजीवता के साथ उभार कर अंकित किए गए हैं। बडेरियों में इधर उधर हाथी, मोर, पंख वाले सिंह, बैल, ऊंट और हिरन के जोड़े जिनके मुंह विरुद्ध दिशाओं में हैं, बड़ी सफाई और वास्तविकता के साथ बने हैं। खंबे के निचले अंश में अगल बगल ऊंचे पूरे द्वार रक्षक यक्ष बने हैं। जहाँ खंबा पूरा होता है वहाँ ऊपर की बडेरियों का बोझ झेलने के लिए चौमुखे हाथी या बौने इत्यादि बने हैं तथा इनके बाहरी और मानव और सहारा देने के लिए वृक्ष पर रहने वाली यक्षिणियाँ या वृक्षिकाएँ बनी हैं। इनकी भावभंगिमा बड़ी ही सुंदर है। ये तोरण उस युग की संस्कृति एवं जीवन के ब्यौरे के विश्वकोश कहे जा सकते हैं। इनकी खुदाई का आदर्श लकड़ी या विशेषतः हाथीदांत की नक्काशी जान पड़ती है। इनमें से दक्षिण वाले तोरण पर लेख भी है कि वह विदिशा नगरी के हाथीदांत के कारीगरों के द्वारा खोदा गया और उत्सर्ग किया गया है। दक्षिण भारत में आज भी चंदन और हाथीदांत पर जो खुदाई का काम बनता है वह बहुत कुछ इसी शैली का होता है। हमारी प्राचीन प्रस्तर मूर्ति का आदर्श अनेक अंशों में हाथीदांत की कारीगरी पर आधारित है। हम देख चुके हैं कि हाथीदांत पर उभारदार काम मोहनजोदड़ो काल में भी हुआ था। अफ़गानिस्तान की खुदाई में हाथीदांत की नक्काशी के कुछ बड़े ही सुंदर फलक हाल ही में प्राप्त हुए हैं। ये इसी शुंगकालीन कला के हैं और सांची, भरहुत, मथुरा आदि की प्रस्तर मूर्ति कला से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। संभवतः गांधार शैली की मूर्तिकला का विकास ही ऐसे ही नमूनों से हुआ था। सांची के तोरणों पर कहीं बोधि वृक्ष का अभिवादन करने के लिए सारा जंगल जगत जिसमें सिंह, हाथी, महिष, मृग, नाग आदि उल्टा पड़ा है। कहीं बुद्ध स्तूप की अर्चा के लिए गजदल कमल पुष्प लिए चला आ रहा है, कहीं बुद्ध के एक पूर्व जन्म का दृश्य है जब वे 6 दांत वाले हाथी थे। अपने हथनियों के साथ वे कमल सरोवर में नहा रहे हैं। एक हाथी उन पर गजपतित्व सूचक छत्र लगाए है। दूर ओट से व्याघ्र उन पर बाण संधान कर रहा है और कहीं बुद्ध के घर से निकलने का दृश्य अंकित है। कहीं बोधि वृक्ष पर पंख वाले आकाशचारी मालाएं चढ़ा रहे हैं, कहीं मुनियों के आश्रम के दृश्य हैं। इन सब की खुदाई ऐसी है कि इन्हें मूर्तियों के बदले पत्थर पर उभरे हुए चित्र कहना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। ये आकृतियाँ देखने की चीज़ है, वाणी द्वारा इनका वर्णन संभव ही नहीं है। दोहरी वेष्टनी बाड़, जिसे हम बाड़ कह सकते हैं, तो इस दोहरी बाड़ में जो बड़ी भारी और काफ़ी ऊंची है, जगह जगह फुल्ले बने हैं जिनमें गजलक्ष्मी, कमल कलश एवं खिले हुए कमल आदि हैं। स्थान स्थान पर गोमूत्रिका की दौड़ है। किंतु यहाँ ये सब कुछ है, वहाँ सबसे प्रधान बात यह है कि कहीं भी बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी हुई है। जहाँ उनका स्थान है वहाँ एक स्वास्तिक, कमल या चरण आदि के संकेत से वे सूचित किए गए हैं। यही बात या सांची के समकक्ष यही बात भरहुत में भी देखने को मिलती है। इसका कारण यह है कि भगवान तथागत अपनी पूजा के विरुद्ध थे। इसी विचार से उन्होंने अपने अनुयायियों को चित्रकला में प्रवृत्त होने का निषेध किया था, क्योंकि सभी प्रकार की प्रेक्ष्य कलाओं का मूल चित्रण ही है। तो आज हमने जाना शुंगकालीन इस सांची की
मूर्तिकला के बारे में आप अध्ययन करते रहें और जानते रहें भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।